हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक हिंदी शॉर्टहैंड में। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। सभा अध्यक्ष जी, इसके लिए लोकतंत्र अपने चुनावी मुद्दों और वायदों के रखते हुए कमर कस करके उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश करता है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां और उलझनें आ जाएं, चुनाव की आवश्यकता इनसे अधिक बढ़कर होती है। लोकतंत्र में चुनाव का महत्व इस तथ्य का प्रमाण है कि जनता का मनोभाव कुछ बदल रहा है। वह पूर्व अपेक्षा यही करना चाह रहा है। इसलिए लोकतंत्र में चुनाव का महत्व न तो कोई समय देखता है और इससे होने वाले परिणामों और कुपरिणामों पर ही विचार करता है। हमारे देश में सन 1976 में लगी हुई आपातकालीन अवधि के फलस्वरूप होने वाले अत्याचारों का प्रबल विरोध करने के लिए जब जनता ने इस आपातकाल के स्थान पर चुनाव की मांग की तो इंदिरा सरकार को आपातकाल को तुरंत ही हटा करके चुनाव कराना पड़ा था। इस चुनाव के बाद पूरी शासन प्रणाली ही बदल गई और जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। इसने उस समय की दुखी और निराश जनता को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और राहत प्रदान करने वाला शासन सूत्र प्रदान किया था। लोकतंत्र और चुनाव के स्वरूप पर प्रकाश डालने का कार्य तभी पूर्ण कहा जाएगा जब इसकी अच्छाइयों के साथ साथ इसकी बुराइयों को भी प्रकाशित किया जा सके। लोकतांत्रिक सरकारी प्रक्रियाओं पर विचार रखने से हम यह देखते हैं कि लोकतंत्र के चुनाव के बाद इसमें कई कमियों का प्रवेश हो जाता है। चुनाव के बाद जहां चुना गया व्यक्ति जनता का प्रतिनिधि होता है और आम नागरिक होता है, वहां वह किसी पद पर पहुंचकर असामान्य व्यक्ति बन जाता है। हम यह देखते हैं कि किसी विभाग का कार्यालय का व्यक्ति निजी अनुभव और निजी ज्ञान से कार्यों का निपटारा नहीं करता है, अपितु वह अपने सहायकों और निर्देशकों के सहारे चलकर कार्य करता है। इस संदर्भ में सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र के ऊपर विचार प्रकट करते हुए कहा था, सरकार हृदयहीन होती है। इसका सबसे बड़ा सबूत क्या यह नहीं है कि मतदाताओं की आशा अपेक्षाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए निष्ठुर कृत्य को मंत्रियों का राजनीतिक कौशल माना जाता है। इस संदर्भ में हमारे देश में हुए चुनाव के बाद चुनावी मुद्दों को भूलकर कुर्सीवाद और स्वार्थवाद के अन्य सहायक तत्वों जैसे भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद आदि में अपने पद और अधिकार को लगाना लोकतांत्रिक चुनाव के स्वरूप और परिणाम के विपरीत कार्य करना है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 3 दिन तक बहस हुई। अनेक माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लेते हुए प्रस्ताव का समर्थन किया, उपयोगी सुझाव दिए। इसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि कई सदस्यों को इस अभिभाषण में एक महान नवीकरण की शुरुआत की झलक मिली। नई पीढ़ी ने तो ताज़ा स्वीकृति प्रदान की है, उससे बल और विश्वास ग्रहण करके अब हम एक नई शुरुआत के द्वार पर हैं। हमारी जनता ने सिद्ध कर दिया है कि
घर और बाहर के निराशावादियों की अंधकार में अटकलबाजियां, कपटी भविष्य वक्ताओं की अस्पष्ट आवाज मात्र रही है। मैं यह तुरंत स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि मैं मतदाताओं के विपुल समर्थन को एक उपलब्धि न मानकर एक अवसर ही मानती हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में उन कुछ कदमों का जिक्र किया गया है जिनसे सरकार इस अवसर पर लाभ उठाना चाहती है। इन तथा अन्य उपायों को व्यावहारिक कार्यक्रमों में बदलना होगा। इस बीच सरकार रचनात्मक आलोचना का स्वागत करेगी जिससे ऐसे कार्यक्रमों में सुधार लाने में सहायता मिले। पाश्चात्य विश्व में पर्यावरण शब्द के प्रचलन के बहुत पहले से ही मैं उसके बारे में गहरी दिलचस्पी लेती रही हूँ। कुछ सदस्यों की इस शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए कि आकाशवाणी और दूरदर्शन का इस्तेमाल दलगत कार्यों के लिए किया गया। मैंने आकाशवाणी से केवल एक भाषण प्रसारित किया था जो लोकसभा को भंग करने की घोषणा से संबंधित था। निर्वाचन आयोग संबंधी शिकायतों का उत्तर मेरे सहयोगी कानून और न्याय मंत्री पहले दे ही चुके हैं। यह स्वाभाविक था कि ऐसी बहस में गरीबी के बारे में काफ़ी कुछ कहा जाए। हमारे यहाँ गरीबी बहुत समय से है, उसके प्रति आज ही सचेत नहीं हुई हूँ। जैसा कि विपक्ष के कुछ सदस्य समय समय पर कहते रहते हैं, अगर मुझे कुछ झिझक तथा अत्यंत विनम्रता के साथ कहने की अनुमति आप दें तो मेरा यह कहना है कि इसी चेतना और चिंता से प्रेरित होकर मेरे परिवार ने अपनी अधिकांश संपत्ति का त्याग किया। स्वागत अध्यक्ष जी। भारत में दोषपूर्ण आर्थिक नियोजन भी रोजगार के अवसरों में कमी की प्रमुख समस्या है। भारत में अभी तक आर्थिक विकास हेतु आधारभूत ढांचे का विकास नहीं है। विभिन्न योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों का समुचित ढंग से विकास नहीं हो सका है। ग्रामीण जनसंख्या के स्थानांतरण को नहीं रोका जा सका है। गांवों में सेवा क्षेत्रों में नहीं हो सका है। योजना काल में कृषि एवं उद्योगों में तकनीकी विकास नहीं हो सका है जिससे कि उत्पादन में श्रम शक्ति का आर्थिक श्रम शक्ति का अधिक उपयोग किया जा सके। योजनाओं में बेकार पड़ी हुई भूमि में उपयोग, सिंचाई के साधनों का समुचित विकास, भूमि संरक्षण तथा कृषि में सहायक जैसे डेयरी, मछली पालन, मुर्गी पालन आदि का पर्याप्त विकास नहीं हो सका है, जिसके कारण शिक्षित, अशिक्षित तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों हेतु नए रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो सके हैं। इसके अतिरिक्त योजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, नदी नालों पर बांध, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़कों मार्गों का निर्माण आदि का भी समुचित विकास न होने के कारण भी कुशल एवं अकुशल श्रमिकों हेतु पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो सके हैं। उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त अन्य कारण भी हैं जो बेरोजगारी की समस्या को उत्पन्न करते हैं, जैसे शिक्षा के स्तर में निरंतर वृद्धि होने के कारण स्कूल कॉलेज अधिक मात्रा में खुलते जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप शिक्षा प्राप्त कर युवक रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा प्रणाली का अभाव है, अपितु इस ओर आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त
जोर दिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कल मैंने वित्त मंत्री जी से कहा, उन्होंने 2 करोड़ रुपये की छूट करों में देकर हम पर एहसान लाद दिया, लेकिन मैं तो आपका कई करोड़ रुपये का लाभ कर रहा हूँ। विराम।